वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी 4th PYQ सीरीज का पार्ट 3। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर देखते हैं। पनामा नहर मध्य अमेरिका में अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली विश्व की अत्यंत महत्वपूर्ण कृत्रिम नहर है। यह नहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बहुत कम दूरी में पूरा करने में सहायक बनाती है और विश्व व्यापार का प्रमुख मार्ग है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटकर 1914 में पूर्ण की गई। नेक्स्ट है, नहर की कुल लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, यह जहाजों को दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर घूमने वाले लंबे मार्ग यानी मैगलेन जल डमरू मध्य से बचाती है। यानी इसको दक्षिणी अमेरिका से चारों ओर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, नहर में लॉक प्रणाली यानी लॉक्स का उपयोग होता है, जिससे जहाजों को ऊंचाई के अंतर के अनुसार ऊपर नीचे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पनामा नहर से होकर विश्व का लगभग 5 से 6% समुद्री व्यापार गुजरता है। नेक्स्ट है, यह नहर अमेरिका, एशिया और यूरोप के व्यापारिक संबंधों को तेज और सुगम बनाती है। निष्कर्ष देखते हैं। पनामा नहर विश्व व्यापार के लिए एक जीवन रेखा की तरह कार्य करती है, जिसने अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच आवागमन को सरल, तेज और आर्थिक रूप से लाभकारी बना दिया है। क्योंकि इसके बनने से जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के जो बीच की दूरी है वो कम हो गई है और आसानी से अमेरिका, एशिया और यूरोप के व्यापारिक संबंध काफी तेज हुए हैं और उनमें आयात निर्यात काफी हद तक बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। यानी ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप देखते हैं हम। उत्तर है, ग्रामीण बस्तियां मानव निवास का प्रारंभिक रूप है, जिनका निर्माण प्राकृतिक परिस्थितियों, भूमि उपयोग, कृषि प्रकार, संसाधनों व परिवहन सुविधाओं के आधार पर होता है। यानी हम प्राकृतिक परिस्थितियां देखते हैं। जब भी कोई मानव बस्ती का निर्माण किया जाता है तो उसमें प्राकृतिक परिस्थितियां देखी जाती हैं, भूमि का उपयोग देखते हैं, कृषि के प्रकार देखते हैं, संसाधन और परिवहन की सुविधाओं को आधार मानकर ही ग्रामीण बस्तियों का निर्माण किया जाता है। इनका स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग दिखाई देता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख जो प्रतिरूप हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है संकुलित यानी कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड बस्ती। यानी घर इसमें एक दूसरे के पास पास सघन रूप से होते हैं। जैसे उत्तर भारत में ये सामान्य होती हैं। यानी घर जो होते हैं जैसे सेटलमेंट्स बिल्कुल पास पास होती हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पास पास ये घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विखंडित यानी डिस्पर्स्ड बस्ती। घर एक दूसरे से दूर फैले होते हैं। पर्वतीय व वन क्षेत्रों में ये इस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं। यानी काफी दूरी पर जो घर है वो दिखाई देते हैं या घर मिलते हैं। नेक्स्ट है रेखीय या लीनियर जो बस्ती है। ये सड़क, नदी या नहर के किनारे लंबाई में विकसित होती हैं या परिवहन मार्गों पर सामान्यतः होती हैं। मतलब रेखीय इस तरीके की होती हैं। यहाँ पर सेटलमेंट्स होती हैं, इधर होती हैं, फिर दूसरी इस साइड होती हैं। तो इस तरीके से रेखीय जो बस्ती है वो दिखाई देती है सड़क या नदी के किनारे पर। नेक्स्ट हम देखते हैं तारानुमा यानी स्टार शेप्ड। स्टार शेप इस तरीके की होती हैं। एक स्टार होता है और अनेक मार्गों के संगम से जो तारानुमा जो स्वरूप है यानी
जो सेटलमेंट्स हैं वो यहाँ-यहाँ पर यानी इस तरीके से तारे के चारों तरफ बन जाती हैं। ठीक है? तो एक स्टार शेप्ड का निर्माण हो जाता है। अनेक मार्गों के संगम पर तारानुमा प्रतिरूप विकसित होता है। नेक्स्ट आती है अ, हेम्लेटेड बस्ती या टीलीनुमा जो बस्ती कहा जाता है। यह एक मुख्य गांव तथा आसपास के छोटे-छोटे टीले या हेमलेट अ, जो क्षेत्र होते हैं उन पर बसी होती हैं ये। केंद्रीय भाग में सामान्य होती हैं। यानी कहीं-कहीं पर बसी होती हैं ये और कई बार गाँव में इनको पूर्वा भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ये बस्ती होती हैं। नेक्स्ट है अनियमित यानी इरेगुलर जो बस्ती है, इरेगुलर सेटलमेंट या अनियमित बस्ती जिसको कहा जाता है। ये प्राकृतिक बाधाओं जैसे पहाड़ियों, नदियों के अनुसार अनियमित ढंग से विकसित होती हैं। क्योंकि देखिए प्राकृतिक बाधाएँ बिल्कुल एक समान नहीं होती। नदी कैसी भी हो सकती है या पहाड़ियाँ कहीं पर भी हो सकती हैं। तो उसके अनुसार अनियमित ढंग से कहीं पर भी नदियाँ बहती हैं और कहीं पर भी जाकर मिल जाती हैं। उसी तरीके से पहाड़ी का भी कोई एक नियमित आकार नहीं होता है। इसी के अनुसार अनियमित ढंग से ही इन प्राकृतिक बाधाओं के अनुसार इन बस्तियों का निर्माण होता है। इसीलिए इनको अनियमित या इरेगुलर बस्ती भी कहा जाता है। अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप भौगोलिक परिस्थितियों और मानव गतिविधियों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में विकसित होते हैं। किसी भी क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक संरचना को पहचानने में ये सहायक होते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों तथा भारत में चावल के उत्पादन और वितरण का वर्णन करना है। ये हम देखते हैं। उत्तर है चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसे उष्णकटिबंधीय मानसून फसल भी कहा जाता है। उसके इसके उत्पादन हेतु विशेष तापमान, वर्षा, मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो भारत में चावल का उत्पादन विश्व के प्रमुख देशों में से एक है। चावल के लिए अनुकूल परिस्थितियों जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है तापमान। वृद्धि अवधि में 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचा तापमान आवश्यक होता है चावल के लिए। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की से आवश्यकता होती है और सिंचाई उपलब्ध हो तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन संभव होता है। नेक्स्ट है मिट्टी। जल धारण क्षमता वाली दोमट, जलोढ़ या डेल्टा मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट देखते हैं पानी की उपलब्धता। धान या चावल जो है नमी धारक फसल होती है। निरंतर पानी की सप्लाई इसके लिए आवश्यक है। अब देखते हैं भारत में चावल का उत्पादन। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। उत्पादन का बड़ा हिस्सा पूर्वी व दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। अ, इसके प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो है पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम तथा हरियाणा। यहाँ पर भी चावल का उत्पादन काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत में चावल का वितरण। अब वितरण देखते हैं। चावल का अधिक उपभोग पूर्वी, दक्षिणी तथा उत्तर पूर्व भारत में होता है। असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा इसके मुख्य उड़ीसा में इसे मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत में गेहूं के साथ पूरक खाद्यान्न के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्तर भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। तो यहाँ पर इसे पूरक खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत चावल का निर्यात भी करता है, विशेषकर बासमती चावल का। इसका ये क्योंकि चावल की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है तो इसीलिए
बासमती चावल का भारत निर्यात भी करता है। अब निष्कर्ष देखते हैं। चावल भारत की प्रमुख खाद्य सुरक्षा, कृषि अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण आजीविका का आधार है। अनुकूल मॉनसूनी परिस्थितियों और सिंचाई का जो विस्तार है उसने भारत में चावल के उत्पादन और वितरण को व्यापक रूप से विकसित किया है। तो आज हमने 5 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।